नमस्कार दोस्तों, मैं संचित शर्मा जी। और मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं आदित्य। जी। तो आज इस स्पेशल टॉक शो में हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। जी। उसका मूल ढांचा किस प्रकार तैयार हुआ था, वो किस बुनियाद जी। पर, किस तर्ज पर आगे बढ़ी, तो जी। जी। भविष्य में उसकी क्या महत्वाकांक्षा भारतीय समाज से रहना चाहिए, जी। और अर्थव्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं या हम किस रूप में देखते हैं, यह आज हम दोस्तों आपसे चर्चा करेंगे। तो आदित्य जी, जी। वर्तमान अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ आपके विचार। देखिए, वर्तमान अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम वर्तमान को भी पीछे पास्ट से लेकर देखें तो 1950 1951 से लेकर जो इंडिया का गठन, इंडिया हमारे देश के रिपब्लिकन का जो गठन हुआ और आज जिस स्थिति में हम हैं, तो शुरू से ही एक चीज अगर आप गौर करें तो एक सिमिलैरिटी रही है। अगर आप ग्राफिकली उसको देखें तो एक चीज रही है, वो ये कि भारत एक कृषि प्रधान देश हमेशा से रहा है और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा भाग कृषि का उसमें रहा है। 1970 से जब इंडस्ट्रियलिज्म की शुरुआत हुई, अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई देश में, तो बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का मुझे लगता है कि 40% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग के पास गया। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर ने, जैसे कि आप पहले अगर थोड़ा पास्ट में जाकर देखें तो पहले अगर कोई सरकारी नौकरी करने को राजी हो जाता था या फिर कोई नौकरी करने को ही अगर राजी हो जाता था तो कंपनियां वाली उसे घर से उठा के ले जाया करती थी और मतलब उससे अच्छे से ट्रीट करा करती थी। तो पहले आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर उतना बूम नहीं किया था। पहले लोग स्वरोजगार को ज्यादा मानते थे, कृषि खेती बाड़ी को ज्यादा मानते थे, खुद की यूनिट डालने में ज्यादा विश्वास रखते थे। मगर आज आप देखें तो स्टूडेंट्स में और ज्यादातर युवाओं में प्राइवेट कंपनीज में जॉब करने का इतना अच्छा सा बिल्कुल रश है कि प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो 20 से 10% का अगर आप हिस्सा माने अर्थव्यवस्था में तो प्राइवेट सेक्टर का मैं मानता हूँ। 70% आप देखें तो कृषि का, कम से कम 20 से 10% अगर आप देखें तो आपका मैन्युफैक्चरिंग का, और बाकी जो 10% का हिस्सा बचता है वो प्राइवेट सेक्टर का हमारी अर्थव्यवस्था में है। अच्छा, अब अगर आप इसमें दिक्कत की बात देखें तो दिक्कत इसमें ये आती है कि हमारी कल भी जब हम कल का टॉक शो होस्ट कर रहे थे मैं और शिखा, तो हमने इस बात पे बहुत ध्यान दिया, इस बात पे बहुत गौर किया कि जनसंख्या जो है हमारे देश की, वो एक बहुत बड़ा एक कंज्यूमर ग्राउंड है। भारत एक बहुत अच्छा कंज्यूमर भी है और बहुत अच्छा प्रोड्यूसर भी है। हम सब्जियां बाकी देशों को निर्यात करते हैं, बाकी देशों की कंपनियां हमारे यहाँ आके अपना बिजनेस सेटअप करती हैं, क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि हम किसी भी कंपनी को चला सकते हैं, राइट। या अगर वो कंपनी हमारे यहाँ आके अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे तो हमारे यहाँ इतने लोग हैं कि उसके अगर 10% भी हम अपने हमारे 10% लोग भी उसका सामान खरीदने पर पूरी कंपनी का सामान एक बार में बिक जाएगा, राइट। तो भारत एक बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ कि प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है और एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारे यहाँ इतनी बूम करी है। तो मुझे लगता है कि इसका काफी अर्थव्यवस्था में योगदान है। और अगर कुछ भारत की अर्थव्यवस्था को अभी तक अगर किसी चीज ने पीछे खींच के रखा है तो वो सिर्फ एक कम डायरेक्टेड नेतृत्व ने खींच के रखा है। वो नेतृत्व जो पिछले 70 साल से भारत में जी। रहा, वो इतना कम डायरेक्टेड रहा कि वो उतने अच्छे से अर्थव्यवस्था को बूम नहीं दे पाया। कभी कभी संचित जी क्या होता है, कभी कभी आपको सिर्फ सर्वाइवल ही विकास लगता है। मानते हैं इस चीज को? क्योंकि हाँ, हाँ, 70 साल में कोई ऐसी, मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा बड़ी नीति नहीं आई भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बूम दे सके। हालांकि आप पिछले 70 सालों में देखें तो राजीव गांधी जी के समय में कंप्यूटरीकृत उपकरणों की शुरुआत हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में टेलीकॉम इंडस्ट्री की शुरुआत हुई वगैरह। तो भारत की अर्थव्यवस्था ने काफी अच्छा ग्रो किया, मगर वो और अच्छे से ग्रो कर सकती थी, मेरा ऐसा मानना है। हाँ आदित्य, आपने अर्थव्यवस्था के बारे में काफी अच्छे से समझाया है। और जी। जैसे कि आपने बात करी कृषि की, तो वाकई में हमारी जी। अर्थव्यवस्था बिल्कुल कृषि प्रधान है। अगर ऐसा कहते हैं जी। कि अर्थव्यवस्था किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारा भारत है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था के साथ में कृषि है। उसने जो सबसे जी। अच्छे से मजबूत तो संबल दे रखा है, वो हमारा कृषि जी। क्षेत्र ने ही दे रखा है। कृषि जी। क्षेत्र की बिल्कुल। वजह से आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पर आती है और तीसरे नंबर जी। की ओर अग्रसर है। काफी तेजी बिल्कुल। से आगे बढ़ रही है और तीसरे नंबर तक ऐसा अनुमान लगाते हैं। मतलब बड़े बड़े सर्वे के अंदर ऐसा पाया जाता है कि 2025 से 2030 के लगभग जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो जी। टॉप 3 देशों के अंदर होगी। जो मतलब 3 महाशक्तियां होगी, जिसके अंदर अमेरिका, चाइना और भारत का जिसके अंदर नाम आता है। और बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि पॉपुलेशन का
बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पॉपुलेशन की वजह से जो देश है उसकी हालात बहुत खराब है, ये वो मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में से धूल भरी हुई है। तो बिल्कुल ये भी हमको मानना पड़ा है कि हमारी जनसंख्या की वजह से ही हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, बिल्कुल। क्योंकि एक हमारा आजकल हमारे यहाँ मोदी जी ने प्रोडक्शन। आत्मनिर्भरता का जो मुद्दा उठाया, जैसे हम चाइनीज प्रोडक्ट्स पे और फॉरेन प्रोडक्ट्स पे अगर बेस्ड ना होते, तो जब से संजय जी मैं मानता हूँ ब्रिटिशर्स का इस देश में आगमन हुआ, उन्होंने सबसे पहले जो आघात लगाया वो हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे एक धार्मिक तौर पे आघात लगाया। लाइक इन लोगों को अपने कल्चर से दूर कर दो तो इनकी अर्थव्यवस्था वैसे ही डूब जाएगी और ये हमारे देशों पे आगे जी जी आने जी वाले, चाहे हम रहें ना रहें, ये हम पे आश्रित ही रहेंगे। जैसे एक बहुत अच्छे साहित्यकार भारत में आए थे जब अंग्रेजों का शासनकाल यहाँ नहीं था, तो उन्होंने भारत के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात जाके कही थी कि ये इतना सुदृढ़ देश है, इतना ज्यादा, मतलब इतने इस देश में इतने लोग, इतने व्यक्तिगत लोग हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कि हम इनका कल्चर इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि हम इस देश को आंतरिक तौर पे तो हम क्षति नहीं पहुंचा सकते। सिर्फ क्षति पहुंचाने का एक ही तरीका है कि इनका कल्चर ही इतना डैमेज कर दो, इनमें आपस में इतनी फूट डाल दो कि ये अपनी अर्थव्यवस्था को चला ही ना पाए और बाहरी कंपनियों पे ही आश्रित हो जाए। इनको ये दिखाओ कि वेस्टर्न सामान कितना अच्छा है, वेस्टर्न मॉडर्निटी कितनी अच्छी है, आपका कल्चर कितना निम्न है, कितना खराब है। तो इसको एक मैं बहुत बड़ी वजह मानता हूँ एक हमारी अर्थव्यवस्था ढीली पड़ने की। और अगर आप देखें तो मोदी जी ने कहा भी था इस समय पे, अभी अभी के वक्तव्य में, कि आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। भारत के कंज्यूमर को अगर आप भारत में ही बाउंड कर दें, जैसे चाइना ने अपना, मैं आपको बताऊं, चाइना ने व्हाट्सएप तक नहीं चला रखा है, ना फेसबुक ना यूट्यूब, उनका सब कुछ अपना खुद का है। कंप्यूटर भी जो अपने गवर्नमेंट ऑफिस में यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के नहीं होते, अब तो उन्होंने वो भी चेंज करके अपनी ही कंपनी के लगा लिए। चाइना के लोग इंग्लिश पे फोकस नहीं करते, वो अपनी खुद की जो उनकी मैंडेरिन भाषा है वहीं पे वही पढ़ाई जाती है वहां पे और उसी पे फोकस करते हैं। खुद की जी कंपनियों का ही सामान यूज करते हैं, बाहरी तो वहां कुछ भी यूज नहीं होता। रशिया भी यही करता है, जापान भी ज्यादातर यही करता है। दूसरे देशों को वो सामान देते हैं, दूसरे देशों से लेते नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे देश में ही इतनी जनसंख्या है, अगर हम उसका ही पैसा अपने घर में ही अगर बचा के रख लें तो हमारे पास काफी, हमारी अर्थव्यवस्था बूम कर जाएगी, जी। जैसा कि मोदी जी ने हाँ अपनी हाँ। जी आत्मनिर्भरता के उसमें कॉन्टेक्स्ट में कहा। जी 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 आदित्य। हाँ, और आदित्य, हाँ, जैसा कि आपने बात करी तो प्राचीन के बारे में जो आपने बात करी 1700 सदी के लगभग की, तो प्राचीन काल के भी कई जी अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना था, और बहुत सारे जो लेखक थे बड़े बड़े, उनका भी मानना था कि सन, मतलब जो फर्स्ट, जो स्टार्ट हुआ था, जब मतलब सदी जब वो शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत सदी के शुरुआत से और 10वीं सदी तक भारत जी जो था उसकी लगभग 40% आय थी पूरे विश्व के अंदर, मतलब जो उसका जीडीपी था वो 40% के लगभग था। जो कि 1700 बिल्कुल बिल्कुल। जो कि 17 सदी तक भी जब हम आए तो हमारा 24% था। और उसके जी बाद ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जब 1947 के अंदर हम जब है ना ब्रिटिश शासन से मुक्त हुए, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो थी और हमारा जो पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी आय थी, हमारे दुनिया के अंदर जो हिस्सा था वो बच चुका था लगभग 3.86%। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमको ब्रिटिश शासन काल के अंदर हमको बहुत ज्यादा खोखला किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। बिल्कुल ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, जो कि सोने की चिड़िया, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कही जाती थी, हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राचीन काल से हमने इस पर बहुत ध्यान दिया है। आपको बिल्कुल। पता होगा तो अपने कौटिल्य जो था अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने लिखा था, विष्णुगुप्त ने, तो वो भी उसके अंदर ये जिक्र करते हैं। उनको भी जी जो मतलब उनने उनके राजा चंद्रगुप्त के लिए जो उन्होंने लिखा था ये कौटिल्य अर्थशास्त्र, वो जी आज भी मतलब प्रासंगिक बना हुआ है। उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल। इतने अच्छी बातें और एक देश को संबल रूप से खड़ा करने के लिए जो उनने बात बताई, उसमें बहुत अच्छी सारी बातें बताई है उसके अंदर, जिसके अंदर जंग युद्ध वगैरह ये सारी बातों को सिरे से खारिज किया है उन्होंने, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही एक देश की सबसे मजबूत कड़ी होती है। और ऐसा बिल्कुल भी कहा जाता है कि विश्व के अंदर जो दो मतलब विश्व युद्ध हो चुके हैं भयानक, और जब जी। तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो अर्थव्यवस्था के ऊपर ही लड़ा जाएगा, अर्थव्यवस्था इसका और हथियार रहेगी। मुझे लगता है जी यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर अभी अभी हुआ, उससे जी काफी हद तक इस चीज की शुरुआत हो चुकी थी। वो तो कोरोना बीच में आ गया तो इस पे कुछ अंकुश लग गया या शायद नहीं भी लगा, मगर अगर ये ट्रेड वॉर ऐसे ही चलता रहा यूएस और चाइना के बीच में, दो बड़ी विश्व अर्थव्यवस्थाओं के बीच में, तो मुझे लगता है बाकी जी। सारे देशों को भी इससे काफी ज्यादा क्योंकि नुकसान होगा। क्योंकि जो देश का आम व्यक्ति होता है तो वही अपना राजनीतिक चर्चा करता है, राजनीतिक बिल्कुल चर्चा सिर्फ वही करता है, मतलब क्या
नेताओं की, आम जनता की, उनकी तकलीफों को लेके, मुश्किलों को लेके। मगर वाकई बिल्कुल। में जो बड़ा कारोबारी है, जो मतलब देश की अर्थव्यवस्था को मतलब जिसका जिनका ध्यान है, वो ऐसी सारी तमाम बातें नहीं करते हैं। पूरी उनकी बात जो होती है पूरी उस पर टिक रहती है अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि अर्थव्यवस्था जब तक नहीं रहेगी किसी देश की, जब तक हम कुछ भी नहीं है। तो यही बात है बिल्कुल। सारी। अच्छा, मैं और आज। आपसे एक सवाल जी पूछता जी जी, बोलिए कि आगे। जैसे कि अगर हम देखें तो मनमोहन सिंह एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे। उन्होंने, कहा जाता है कि 2008 में जब विश्व मंदी आई थी तो काफी अच्छे से भारत देश को संभाला और मंदी से भारत को बाहर निकाला। और हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा एकदम गिरती चली जा रही है, जो मैं मानता हूं कि जीएसटी और नोटबंदी वगैरह ऐसे दो व्यापक निर्णय रहे जो आगे आने वाले समय के लिए भारत के लिए बहुत अच्छे हैं। मगर उन्होंने मौजूदा परिस्थिति में, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था को काफी एकदम डाउनफॉल प्रदान किया है। और जी अर्थशास्त्रियों का भी खुद भी ऐसा मानना है कि आगे जाके ये काफी अच्छे निर्णय साबित होंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में कुछ भी नहीं किया जा सकता? नहीं आदित्य, एक बस यही सबसे। दो चीजें अर्थव्यवस्था गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोग कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो अभी नहीं उठ पा रही है वो जीएसटी नोटबंदी की वजह से, जबकि कोई यूएस चाइना ट्रेड वॉर को नहीं देखता। लोग कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ जीएसटी नोटबंदी की वजह से नहीं उठ पा रही है, जबकि बाकी सारे जो परिप्रेक्ष्य बन रहे हैं इस समय उनको भी, कोई जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत डाउनफॉल है। ऑब्वियस सी बात है, गाड़ियां ही इतनी सड़क पे हो गई तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी? इंसान अभी गाड़ी निकालने से पहले ही ये सोचता है कि यार मैं कहीं जाम में ना फंस जाऊं, और नई गाड़ी खरीदते टाइम कौन सोचेगा? तो ऐसा मुझे लगता है। जी तो आप इस बारे आदित्य, में मैं सबसे तो आपको ये बताना चाहूंगा कि 2008 और 9 जो चल रहा था, जैसा आप मनमोहन सिंह के बारे में बता रहे हैं, मनमोहन सिंह वाकई इस देश के बहुत जी बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं और है। और तो उन्होंने जी 1991 में जब भारत पूरी तरह डूब चुका था, एक मतलब क्योंकि हम हमारी जो अपने है ना घरेलू उत्पाद रहते उस पर ज्यादा ध्यान देते थे, तो जो एक वैश्वीकरण उन्होंने करा था, हम्म, एलपीजी लाके जो उन्होंने वैश्वीकरण करा था, जिसके अंदर भारत जी को बहुत काफी फायदा हुआ था 1991 में, जब भी उनका खूब विरोध हुआ था। मगर आज उसके सहारे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई थी। तो हम्म, 2008 के मैं आपको ये बात बता रहा था कि 2008 में हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पे थे, जी जो कि 2017 के अंदर उसके बाद जब उसका सर्वे हुआ फिर से, तो 2017 में हम 5वें नंबर पे आए। तो देखिए अर्थव्यवस्था के अंदर कोई ऐसी मतलब पटरी उसकी रुकती, मतलब जो पटरी पे ही रहती है वो, उसकी ट्रेन जी कोई रुकती नहीं है। हम जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ये रही बात जीएसटी की, नोटबंदी की, तो ये सरकार जी ने भी कुछ भविष्य का सोच के ही ऐसा, हालांकि मुझे पता भी है कि कुछ कुछ नेता वगैरह या फिर जो हमारे दिवंगत फाइनेंशियल मिनिस्टर थे अरुण जी जेटली, जी उन्होंने भी कहा था कि इसका फायदा हमको 2024 और 2026 तक देखने को मिलेगा, जीएसटी और नोटबंदी का। तो ओके और रही बात फिर विपक्ष की, तो विपक्ष तो अब ऐसा है देश का कि राबड़ी देवी को आप जानते हुए, लालू प्रसाद यादव की जो धर्म पत्नी है, तो राबड़ी देवी जैसे लोग ऐसा बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत खराब है देश की। तो हमें ये समझना होगा कि मतलब कौन बात कर रहा है इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। जी ठीक है ना, क्योंकि आप बिल्कुल अगर उनसे पूरी तरह से अनभिज्ञ हो गए तो आप अच्छे समझते हो राबड़ी देवी को, तो उनके स्तर पे वो उन्होंने उनकी बात कही कि ठीक है, वो भी उनका काम कर रहा है विपक्ष। बाकी मुझे ये चीज समझ नहीं आती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जी तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो पश्चिम यूरोप जो था, वो पूरी जी तरह वो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी छिन्न भिन्न हो गई थी, पूरा तबाह हो चुका था वो। इतना जी तगड़ा झटका लगा था उसको, उसकी अर्थव्यवस्था को। तो जी अमेरिका अमेरिका भी उस टाइम है ना खौफ में आ गया था। अमेरिका को ये ओके लगा कि इनकी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, तो इनके ऊपर सामने वाली ताकत अपना राज नहीं मतलब कर ले, जो सोवियत संघ था हमारा, मतलब जो इसके अंदर जी अपना रशिया वगैरह सब थे, तो जी सोवियत संघ का इनके ऊपर अधिकार नहीं हो जाए। तो अमेरिका इस चीज से डरा। अब अमेरिका ने क्या करा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, कहाँ के, पश्चिम यूरोप के। आदित्य, 9 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उसके अंदर निवेश किया गया, पश्चिम यूरोप ओके में। 9 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां पे करा गया निर्माण। इसके से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जिससे रोजगार, हर चीज उससे मिलती है, रोजगार, बिजली, घर, मकान। बिल्कुल आपके देश की जो स्थिति रहती है वो ऐसी सुधरती है। हम चीन को देखें, हम बिल्कुल कोरिया को देखें, हम जापान को देखें, सब इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे चलते हैं, जिसको कहा जाता है अपने बुनियादी बुनियादी ढांचा जिसको कहा जाता है। तो
अमेरिका ने 9 लाख जी करोड़ का उस टाइम निवेश करा था। और पश्चिम यूरोप को पश्चिम यूरोप इस तरह से उभर के आया फिर कि जो वो विश्व युद्ध के पहले भी नहीं था ऐसी अर्थव्यवस्था उसकी। इतनी इतनी ज्यादा बूम कर रही है उसकी अर्थव्यवस्था कि पूरे विश्व के अंदर मतलब उसका अमेरिका का लोग है ना लोहा मानने लग गए कि वाकई में मतलब बिल्कुल। अमेरिका ने कुछ दिमाग लगा के। तो अब मुझे बात आती है आज के समय की, जो मोदी मतलब कर रहे हैं। उस जी समय मोक्से करके कोई मतलब वो था अमेरिका का बहुत बड़ा नेता, ये उनका ही पूरा आइडिया था, उन्होंने मतलब ये इतना जो मतलब पैसा खर्च करा था उसके पीछे उनका ही पूरा था। आ, तो आज जो मोदी जी कर रहे हैं मतलब ध्यान दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो अभी आप जी देखिए अपने कोरोना संक्रमण चल रहा था, कांग्रेस के कई मतलब नेता, कई बुद्धिजीवी गैंग, जी हम कहा जाता है अर्बन नक्सल जो है, तो तो इनका क्या कहना है कि नहीं, बोले मोदी जी तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं इस पे खर्चा करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मोदी जी मेट्रो जी चालू करके बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मोदी जी को तो नोएडा का आने वाला अभी वो बनने वाला हवाई अड्डा अगले साल उसका काम चालू होने वाला, तो बोले वो हवाई अड्डा बना रेवर के गलती कर रेवर रहे हैं। एयरपोर्ट। तो हमको ये चीज समझना होगी कि अगर हम पूरा पैसा इस देश की गरीबी के अंदर खर्च करेंगे तो हम आगे जी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हमको इस पर तो खर्चा करना ही पड़ेगा ना, तो ही तो हमारी ग्रोथ होगी किसी देश की। तो ये बिल्कुल। विपक्ष कभी कभी ऐसी बात करता है तो कई बार मतलब थोड़ा वो लगता है हमें, मन विचलित हो जाता है। जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी अभी ये कहना है कि कोरोना के बाद अगर सबसे तेज कोई देश उभर उभर के आ गया अर्थव्यवस्था में तो भारत ही है। अब जी ऐसे कोई विश्व जो मंच है अगर वो हमारी तारीफ कर रहा है और कांग्रेस या जी अरबन नक्सल सरी के कुछ लोग मतलब पूरा पलीता लगाने में तुले हुए मतलब मोदी सरकार की योजनाओं का, तो उस पर ध्यान जी नहीं देते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। कंचन जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा बस कि कांग्रेस के टाइम में इतने घोटाले, मतलब अगर आप एबीसीडी का हर लेटर उठा के देखें तो हर लेटर के नाम का उनका एक घोटाला है। तब भी जी उनके समय में अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा डगमगाती नहीं थी क्या ये? और मोदी जी के समय में अगर आप देखें तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे अभी तक भी कोई भी प्रूवन भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। तब भी अर्थव्यवस्था में काफी डाउनफॉल है। तो क्या ये महंगाई की वजह से, डेफिसिएशन की वजह से है, या फिर किस वजह से? जी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कांग्रेस की। तो उनके समय का तो ऐसा आलम था। फिर भी अर्थव्यवस्था 8 9 8 7 8 8 7 चलती थी, और मोदी जी कोई भी घोटाला नहीं कर रहे हैं, फिर भी अर्थव्यवस्था 5 6 पे चल रही है। इसका क्या रीजन है? जी जीडीपी हमारी। जी। देखिए मेरे को इसका रीजन ये लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर मंदी चल रही है, ये जो दौर है मंदी का दौर चल रहा है। अर्थव्यवस्था एक हमारी ही जी नहीं, अर्थव्यवस्था अमेरिका सरी के देश की भी खत्म हो रही है। जी अर्थव्यवस्था चाइना की भी खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो पूरा जी ये जो अपने वैश्विक जो मंदी का दौर चल रहा है, तो हो सकता है उससे हमको ये मतलब जो भारत पे भी जो प्रभाव पड़ रहा है इस वजह से पड़ रहा है, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से कम हो चुका है, इतना ज्यादा हो नहीं रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे ना इम्पोर्ट हो पा रहा है। तो इसलिए जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है तो वो तो फिर मतलब बिल्कुल उसका निशाना तो बिल्कुल तय ही है। जबकि 2015 2016 के अंदर हम 10% तक पहुंच चुके थे जीडीपी में। 2016 की जो तीसरे माह की इकाई थी उसमें। उसके बाद 2019 के अंदर ये जो उतरना शुरू हुई है, तो मुझे लगता है ये आर्थिक स्थिति जो पूरे विश्व की जो मतलब है ना बदहाली जो देख रहा है विश्व, तो उसका ही जी एक नतीजा है कि हमारी अर्थव्यवस्था उसमें खराब हो रही है। चलिए। जी शंची जी, बहुत ही इस वक्तव्य से मेरी इसमें जो विजन है वो बहुत प्रगाढ़ हुआ है, और आई थिंक आपको भी काफी कुछ जानने को मिला होगा, और हमारे व्यूअर्स को जरूर हम दोनों की जो नॉलेज है उससे काफी कुछ समझ में आया होगा। तो जी आज के इस वक्तव्य को हम आई थिंक यहीं खत्म कर सकते हैं। जी। जी मैं भी हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप भी हमसे जुड़े रहिए, हमारे टॉक शो के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए। आपको जी तमाम सारी जानकारी, सारी जो आपको किसी ने बताई नहीं है या आपसे जिसने छुपा रखी है, वो इतिहासकारों का हो, जिन्होंने भी आपके साथ झूठा मक्कारी करके कुछ भी छुपाया हो, वो देश की तमाम तकलीफ, तमाम दिक्कतों को हम यहाँ पर उजागर करते रहते हैं। और जी इसलिए आप हमें देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्कार।